हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के मैक्रो इकोनॉमिक्स के 200 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा भी पहले भी मैंने इसकी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है, वो क्वेश्चन भी ज़रूर से देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर मैं आई बटन में दे दूंगी, या फिर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज से हम 21st क्वेश्चन आज की वीडियो में लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र होती है उसका जनक किसे माना जाता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के चैप्टर में आपको मिल जाएगा, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडम स्मिथ को कहते हैं, जेम्स कीन्स को कहते हैं, या फिर रागनार फ्रिश को कहते हैं, या फिर अल्फ्रेड मार्शल को कहते हैं। तो यहाँ पर एडम स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से मार्शल भी। जो एडम स्मिथ थे उन्होंने आपको पता ही होगा वेल सेंटर्ड दी थी डिफिनेशंस, और यहाँ पर जो मार्शल थे तो उन्होंने समाज के कल्याण के लिए सोशल वेलफेयर से रिलेटेड दी थी। लेकिन यहाँ पर जो जेम्स कीन्स थे, जेम्स कीन्स जो है उनको कहा जाता है आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक, या फिर कह सकते हैं फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टॉक वेरिएबल। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टॉक चर है। इनकम, वेल्थ, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक वेरिएबल यानी कि एक चर है। हाँ, तो स्टॉक किस तरह का है। हाँ, इनकम में आता है, आप धन में मानते, संपत्ति उसे मानते हैं, एसेट है। हाँ, या फिर वेल्थ कहेंगे। एक एक्सपेंडिचर है, या फिर एक इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर स्टॉक आपकी क्या हो जाती है, जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं तो उस बैलेंस शीट में हम कहाँ पर दिखाते हैं, तो एक साइड आपकी लायबिलिटीज आ जाती हैं और दूसरी साइड आपकी एसेट आती है। एसेट्स में हम दिखाते हैं जो स्टॉक होगा उसको, उसमें भी कहाँ पर दिखाते हैं, जो करेंट एसेट होती हैं उसमें हम स्टॉक को दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, एक वेल्थ है, धन है, एक संपत्ति है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNPFC इज ऑल्सो नोन एज। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस नाम से जाना जाता है। पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, GDP एट मार्केट प्राइस, या फिर बाजार मूल्य पर GDP, डिस्पोजेबल इनकम प्रयोज्य आय। तो यहाँ पर जब साधन लागत पर हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जब निकाला जाता है, तो और उसे हम किस नाम से जानते हैं या बुलाते हैं, तो उसे और हम बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो टोटल जितनी इनकम होती है देश की, वो आपकी राष्ट्रीय आय की नेशनल इनकम कहलाती है। और पर पर्सन अगर निकालनी होती है तो जितनी टोटल पॉपुलेशन होती है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल करके आ जाती है। और पर कैपिटा इनकम एक क्वेश्चन और भी बनता है कि सबसे अच्छा सूचक कौन सा है, या सबसे अच्छी ये बताने के लिए कि देश की सिचुएशन क्या है, विकसित विकास की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा, तो उस सबको बताने का काम जो होता है पर कैपिटा इनकम ही करती है, प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इसको निकाला कैसे जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो इसको प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक पूरी सेपरेट वीडियो इस पर आई थी। इस तरह की मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे इसको हम निकालते हैं, या कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम इसको फैक्ट्री कॉस्ट पे निकाल रहे होते हैं, तो जो हमारा GNP होता है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन जो होता है, उस GNP में से हम क्या करेंगे, उस GNP में से हम डिप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। जो डिप्रिसिएशन है उसको लेस करते हैं तो हमारा NNP निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पर इसको फॉर्मूलाज जो है सबको याद रखिएगा, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएंगे। और GNP भी कैसा, फैक्ट्री कॉस्ट वाला जो होता है, उसमें से हम डिप्रिसिएशन को लेस करते हैं तो हमारा NNP निकल करके आ जाएगा, या फिर ये राष्ट्रीय आय जो होती है वो निकल करके आ जाती है। आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इससे हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडिया GDP करेंटली। वर्तमान में भारत सरकार के घरेलू उत्पाद GDP में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होगा। एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, सर्विस सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण का। तो यहाँ पर जो GDP होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसे कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा सेक्टर करता है। तो यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर है, आज के टाइम में जो सेवा क्षेत्र है, उसका सबसे सबसे ज़्यादा योगदान है। जब स्टार्टिंग हुई थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद तब तक हम एग्रीकल्चर पे जो कृषि थी वही मेन था हमारे लिए, हम उसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर में तो हम सेल्फ डिपेंड हो ही चुके हैं, आत्मनिर्भर हो ही गए हैं, काफ़ी निर्यात हो रहा है इंडिया से। लेकिन साथ-साथ बाकी के सेक्टर भी अच्छे खासे डेवलप हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो सेवा क्षेत्र है उसका इस टाइम GDP में सर्वाधिक योगदान है।
करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू। अगर हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पे लेते हैं उसमें से डिप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, या ये किसका फॉर्मूला है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस का, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला हो जाता है? तो यहाँ पर मार्केट प्राइस जो जीडीपी का लिया जाता है उसमें से जब आप डिप्रिसिएशन को लेस करते हैं तो ये आपका एनडीपी निकल करके आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो जिसे हिंदी में कहा जाएगा बाजार मूल्य पर एनडीपी। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब हम मार्केट प्राइस पर से निकाल रहे हैं डिप्रिसिएशन तो एनडीपी निकलता है मार्केट प्राइस पर ही, लेकिन अगर यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट पे होता तो हमारा जो निकल के आता वो फैक्टर कॉस्ट पर ही निकल करके आता। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपका आंसर गलत हो सकता है। कभी-कभी दे रखा होता साथ में एक जैसा ही, तो जल्दबाज़ी में गलती हो जाती है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज द स्टेटमेंट ऑफ। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, कथन किसका है? कीन्स का है, से का बाजार नियम है, ग्रेशम का नियम है, माल्थस का नियम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ये सिर्फ ग्रेजुएशन ही में नहीं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी जितने होते हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सप्लाई जो होती है अपनी डिमांड्स को खुद क्रिएट कर सकती है। तो ये किसका है? ये जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट यानी कि से का जो बाजार नियम है उसका है। एक आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसलिए मैं उन्होंने कहा था कि जो है ये मेन जो ये नियम है किससे रिलेटेड है, ये बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका नियम है। उसके बारे में उन्होंने दिया था कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि अपूर्णता रहे। एक टाइम आता है, एक सर्कल पूरा जो होता है इकोनॉमी का चलता रहता है, उसमें धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ेगा, रोज़गार की कमी होती है, फिर उत्पादन बढ़ता है, फिर रोज़गार बढ़ता है। डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोज़गार के भी बनेंगे, अवसर नए-नए रोज़गार के निकलेंगे। तो ये रोज़गार से रिलेटेड इनका था और ये पूरा सर्कल चलता रहता है। तभी उन्होंने कहा था कि पूर्ति अपनी माँग स्वयं उत्पन्न करती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इज रिलेटेड टू एमपीसी बाय द फॉर्मूला। यहाँ पर निवेश गुणक के का मान एमपीसी से किस सूत्र द्वारा संबंधित है? यहाँ पर आपको उसका फॉर्मूला बताना है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीसी है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीसी माइनस 1 है, या फिर के अपॉन में के इज इक्वल टू एमपीसी अपॉन 1 हो जाएगा। तो इसका सही करेक्ट फॉर्मूला जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा फिर 1 माइनस एमपीसी, ये इसका फॉर्मूला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the marginal propensity to consume MPC is 0.8, what is the value of the multiplier? यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? 2, 4, 5, 10। तो यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए फॉर्मूला अभी आपने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में ही, क्या था फॉर्मूला? के इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर, इसको जो हमने निकाला था तो 1 अपॉन में क्या था? 1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी आपकी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.8 दे रखी है। बस इसको हमें फॉर्मूले में जो वैल्यूज दे रखी है उनको प्लेस कर देना है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस कितना है? 0.8 हो जाएगा, ये 0 है, 0.8 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 में अपॉन में 0.2 आ जाएगा माइनस करने पर। अब इसको आप जब जो है सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लगेगा, कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स चला जाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका आंसर न्यूमेरिकल भी बना करके आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए भी। चलिए नेक्स्ट है द ब्रेक इवन पॉइंट इन द कंजप्शन फंक्शन अक्रॉस व्हेन। यहाँ पर कह रहा है कि उपभोग फलन में समिच्छेद बिंदु जो ब्रेक इवन पॉइंट है तब होता है जब जो कंजप्शन है वो इनकम से कम रहेगा, जो कंजप्शन है वो इनकम से ज़्यादा रहेगा, या फिर बराबर रहेगा, या फिर सेविंग्स आर पॉजिटिव, जब आपकी बचत जो है वो धनात्मक रहेगी। तो उपभोग फलन में सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट कब माना जाता है? ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। सिंपल सी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट सिंपल सा होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सारी चीज़ें ही इक्वल आ जाती हैं। तो जब आपका जो उपभोग है और आय है वो बराबर होगी, यानी कि जितना आपको इनकम हो रही है आप सब कंज्यूम के ले रहे हैं, आपके पास कुछ भी बचत नहीं हो रही है, आपके पास कुछ भी शेष नहीं बच रहा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीगेट डिमांड एडी इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कुल मांग एडी जो है उसके बारे में है कि उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सी प्लस आई है, सी प्लस आई प्लस जी है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, या फिर सी प्लस एस है। तो ये आपने अगर याद हो आपको तो ये तो एक फॉर्मूला ही है। किस चीज का फॉर्मूला है ये किस चीज का फॉर्मूला है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किस चीज का फॉर्मूला है। यहाँ पर जो कह रहा है कि क्या शामिल किया जाता है टू सेक्टर इकोनॉमी में, तो यहाँ पर सी प्लस आई है। सी क्या हो जाता है, जो कंज्यूम कर रहे हैं आप, कंजप्शन की बात आएगी, और आई क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो इन दोनों को ही शामिल किया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 है। और ये किसका फॉर्मूला है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, कॉस्ट प्लस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है। यहाँ पर कह रहा है कि उत्पादन लागत में वृद्धि यानी कि जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, वो इंक्रीज हो रही, इस वजह से मुद्रास्फीति आ रही है। तो उसे हम क्या कहेंगे, जब कॉस्ट बहुत बढ़ने लगती है तो कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइसेस भी हाई हो जाएंगे, जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखना पड़ेगा कॉस्ट बढ़ेगी तो वहाँ पर जब जो महंगाई बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा फीचर हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि महंगाई बढ़ जाती है। तो उससे आने वाली जो मुद्रास्फीति है, तो सिंपल सी बात है लागत जनित, क्योंकि रीज़न ही यही है कि कॉस्ट की वजह से आ रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कई बार आप इस तरह से भी आंसर इज़िली ढूँढ सकते हैं, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो। नेक्स्ट है, हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन इंडिया, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है। तो मनी सप्लाई को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, एक ही है, कौन है हमारा सेंट्रल बैंक। कौन है हमारा सेंट्रल बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। सिर्फ मनी को निकालने का यानी कि प्रिंट करने का राइट जो है करेंसी को सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। मोरल सर्शन है या फिर नैतिक दबाव है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मार्जिन आवश्यकताएं, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, डायरेक्ट एक्शन प्रत्यक्ष कार्रवाई। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, क्वांटिटेटिव। तो दो तरह के होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, रिजर्व बैंक बनाता है, आरबीआई बनाता है। तो इसके इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो दो तरह के होते हैं, एक तो ये क्वांटिटेटिव हो गए, दूसरा हमारा हो जाता है, एक ये क्वांटिटेटिव हो जाता है, दूसरा क्वालिटेटिव हो जाता है, गुणात्मक हो जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा क्वांटिटेटिव के बारे में गया है, तो क्वांटिटेटिव में सीआरआर हो जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो रिजर्व बैंक जो होता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ये कहें कि ऑर्डर कहें, आदेश देता है या रेगुलेटरी जारी करता है, नियम जारी करता है कि जितने भी बैंक हैं उन सबको अपने पास एक निश्चित प्रतिशत अपने पास कैश में रखना ही रखना है। तो वो आपका हो जाता है कैश रिजर्व रेशियो। और वो डिसाइड करता है, बदलते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं कि कितने परसेंट रखना है। तो जैसे ही मार्केट की सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही रिजर्व बैंक जो होता है वो जारी करता है गाइडलाइन। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ, स्टैगफ्लेशन जो है किस स्थिति को संदर्भित करता है। हाई इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट, उच्च मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी, हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी, लो इन्फ्लेशन एंड हाई ग्रोथ, या फिर डिफ्लेशन। तो यहाँ पर जो कह रहा है, जो स्टैगफ्लेशन है वो कौन सी स्थिति को बताएगा, तो यहाँ पर वो बताता है कि हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जब स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है तो उस स्थिति में मुद्रास्फीति जो होती है वो बहुत अधिक हो जाएगी, उच्च लेवल की हो जाती है, और बेरोजगारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। दोनों ही सिचुएशंस खराब हो जाती हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरो मनी रिफर्स टू, संकीर्ण मुद्रा का तात्पर्य है M1, M2, M3, M4। जो नैरो मनी होती है, यहाँ पर जो मुद्रा होती है उसकी कई तरह की डिफिनेशन दी गई हैं, संकुचित भी हैं, विस्तृत भी हैं। विस्तृत अर्थ में बहुत सी चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है, जो संकुचित अर्थ होता है, नैरो जो इसकी डिफिनेशन है उसमें सिर्फ कुछ ही चीज़ों को शामिल किया जाता है, जो कि M1 है। M1 में क्या क्या आता है, M1 में आपकी जो करेंसी है यानी कि जो नोट है और जो आप यूज़ करते हैं सिक्के, उनकी बात की जा रही है। यहाँ पर करेंसी आ जाती है, करेंसी में दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी, पत मुद्रा यानी कि जो नोट आप जो देख रहे हैं या फिर जो सिक्के आप पास कॉइन्स होते हैं वो। इसके अलावा आ जाता है बैंकों के पास जो मांग जमा हो जाती है, बैंकों के पास जो भी जमाएं होती हैं वो आ जाती हैं। प्लस यहाँ पर आ जाता है
जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास जो डिपॉजिट्स होते हैं, अदर डिपॉजिट्स होते हैं, उसको शामिल किया जाता है बस। और इसमें कुछ भी शामिल नहीं होता है M1 में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। M2 में M1 ही तो आ जाएगी, साथ में M1 आ जाएगी, प्लस हो जाता है जो डाकखाने जो होते हैं, पोस्ट ऑफिसेज जो होते हैं, वहां पर जो जमाए हुए उनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। और सबसे अगर कहा जाए कि तरल मुद्रा जो होती है, सबसे लिक्विड वाली जो मनी होती है, वो यही M1 मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड। कुल व्यय और कुल प्राप्तियों, उधार को छोड़ देना है, के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? रेवेन्यू डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट है, प्राइमरी डिफिसिट है, बजट डिफिसिट, यानी कि इसके बीच में हम माइनस लगा दें अगर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो क्या हो जाता है? राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट हो जाता है। जो आपने प्राप्तियां यानी कि जो आपको इनकम हुई है और जो आपने व्यय किए हैं, तो व्यय ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, और हमारी आय जो है वो कम है। जनरली जो देश का बजट होता है उसमें यही होता है कि आपके एक्सपेंसेस देश के ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, तो हम लोग का घाटे का बजट ही बनता है। तो 2 टाइम्स ऐसे रहे थे जब पॉजिटिव बजट रहा था, फेवरेबल रहा था, वरना ज़्यादा टाइम क्या होता है आपका विपरीत ही रहता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को बताता है? यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। कौन सा कर्व बताएगा? तो फिलिप्स चक्र है, फिलिप्स कर्व है, वो बताता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज विच टाइप ऑफ टैक्स। किस प्रकार का है? तो सिंपल सी बात है, सबको पता है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे उनको कलेक्ट करके एक टैक्स के रूप में जो है जीएसटी आया था। अब जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, बस 2-3 ऐसे हैं जिनको छोड़ दिया गया है, बाकी सारे टैक्सेस जो हैं इनडायरेक्ट वाले जीएसटी में ही शामिल हो गए हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर रेवेन्यू डेफिसिट प्लस फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो यहाँ पर प्राथमिक घाटे की बात हो रही है, कैसे निकाला जाता है? तो ये फर्स्ट वाला जो राजकोषीय घाटा होता है उसमें से ब्याज भुगतान को हम हटा देते हैं, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल आता है, प्राथमिक घाटा निकल आता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बीओपी इंक्लूड्स, जो भुगतान संतुलन है उसमें क्या शामिल होगा? ओनली विजिबल टर्म आइटम्स, केवल दृश्य मदे, केवल अदृश्य यानी कि इनविजिबल आइटम, बोथ, या फिर ओनली मर्चेंडाइज ट्रेड। तो यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें दृश्य और अदृश्य दोनों ही मदों को शामिल किया जाता है। मतलब कहने का है, इसमें प्रोडक्ट भी आते हैं, दृश्य में क्या आ जाएगा, जो प्रोडक्ट होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनकी बात की जा रही है, अदृश्य में जो सर्विसेज दी जाती हैं उनकी बात की जा रही है। तो दोनों को ही शामिल किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यहाँ तक हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करिए। इसके अलावा जो मैंने इससे पहले प्लेलिस्ट अपलोड करी थी उसको भी ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत से क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।